नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के लास्ट वीडियो भाग 2 में इस न्याय सिद्धांत की विवेचना का विस्तार से विवेचन किया है। आज के इस वीडियो में हम प्लेटो द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांत की विशेषताओं, उसकी आलोचनाओं अर्थात उसकी कमियों और उसके महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो इस प्रकार से रही हैं। तो वैसे आपके सामने न्याय सिद्धांत की जो विवेचना की गई है, इसी डायग्राम में से हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं का जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार से हैं। विशेषताएं। न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब इस न्याय सिद्धांत की विशेषताओं में सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि आप सबको पता है कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना करने के लिए उन्होंने आत्म तत्व पर बल दिया है, जो एक नैतिकता का अवगत करवाती हैं। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मानवीय आत्मा के तत्व पर क्या दिया, बल दिया है। और इसी के आधार पर ये समस्त न्याय का जो अवधारणा है, इस न्याय की अवधारणा का जो प्रमुख आधार है वह है नैतिकता। प्रमुख आधार जो है वो क्या है, नैतिकता है। और इसी नैतिकता का आधार मानते हुए इसकी सबसे पहले प्रमुख विशेषता हो गई नैतिकता की अवधारणा। सबसे पहली प्रमुख विशेषता हो गई नैतिकता की अवधारणा। नैतिकता की अवधारणा। दोस्तों, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का विवेचन करने के लिए इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। और इसी व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय को स्पष्ट करने के लिए प्लेटो ने मानवीय आत्मा के गुणों पर बल दिया है। जैसे कि मानवीय आत्मा के व्यक्तिगत न्याय में 3 गुण बताए हैं, सामाजिक न्याय में 4 गुण बताए हैं। इसी मानवीय आत्मा के गुणों को आधार मानते हुए प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना की है। इसी कारण से प्लेटो के न्याय सिद्धांत की पहली प्रमुख विशेषता है नैतिकता की अवधारणा। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्लेटो ने अपने समय में विद्यमान जो न्याय की अवधारणाएं थी, उस न्याय की अवधारणाओं का खंडन करते हुए कहा कि ये न्याय की बाहरी वस्तु हैं, जबकि न्याय की बाहरी वस्तु नहीं हो सकती। न्याय की बाहरी वस्तु नहीं हो सकती। न्याय एक मानवीय आत्मा का आंतरिक गुण होता है। न्याय एक मानवीय आत्मा का आंतरिक गुण होता है। इसी कारण से प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में नेता की अवधारणा का विवेचन किया है। अर्थात प्लेटो के न्याय सिद्धांत की पहली प्रमुख विशेषता हुई नैतिकता की अवधारणा। मेरा मानना है कि दोस्तों, आपको ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की पहली प्रमुख विशेषता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मानवीय आत्मा के गुणों के आधार पर प्लेटो ने क्या किया है, अपने न्याय सिद्धांत की अवधारणा का विस्तार से विवेचन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके दूसरी विशेषता की ओर। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की जो दूसरी विशेषता बताई है वो जीवन का एक आंतरिक तत्व माना है। न्याय को क्या माना है, जीवन का एक आंतरिक तत्व माना है। तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है। आंतरिक तत्व, जो मैंने आपको पहले ही इसको स्पष्ट कर दिया है। मानवीय आत्मा का जो गुण मानते हुए
प्लेटो ने क्या किया है, न्याय की विवेचना की है। इसी आधार पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो दूसरी विशेषता कौन सी बन गई, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व अर्थात मानवीय आत्मा का गुण मानते हुए प्लेटो ने क्या किया है, इसका विवेचन किया है। तो इसी आधार पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरी प्रमुख विशेषता क्या बन गई, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है, बाहरी तत्व नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता के बारे में, इसकी अगली विशेषता के बारे में जो इसी डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसी डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं एक व्यक्तिगत न्याय है और इस व्यक्तिगत न्याय के विवेक, साहस और संयम है, विवेक, साहस और संयम है। और इसी विवेक, साहस और संयम में क्या है कि मानवीय आत्मा के ये तीनों गुण जब व्यक्ति के मस्तिष्क में समन्वय और संतुलनकारी धारणा के आधार पर रहेंगे तभी व्यक्ति क्या होगा, न्याय के मार्ग पर चलेगा। तो इसी आधार पे इस न्याय सिद्धांत की एक दूसरी विशेषता हो गई क्या, समन्वय और संतुलनकारी धारणा, समन्वय और संतुलनकारी धारणा। तो इसकी अगली विशेषता जो है वो है समन्वय व संतुलनकारी धारणा, समन्वय व संतुलनकारी धारणा। दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विवेक, साहस और संयम इन तीनों का उचित समन्वय व सामंजस्य होने पर ही व्यक्ति क्या कर सकता है, न्याय के मार्ग पर चल सकता है। तो इसकी विशेषता क्या हो गई, समन्वय व संतुलनकारी धारणा। अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात करते हैं इसके अगली विशेषता के बारे में, अब हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता के बारे में जो हम इस सामाजिक न्याय जो है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना करने के लिए इस 4 तत्व बताए हैं। सामाजिक न्याय सिद्धांत की विवेचना करने के लिए मानवीय आत्मा के 4 तत्व बताए हैं, जिसमें पहला विवेक, साहस, संयम और न्याय है। और इसके प्रथम 3 तत्वों के आधार पे राज्य में 3 वर्गों की बात कहता है, राज्य में 3 वर्गों की बात कहता है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों के लिए क्या कहता है, बोले कि प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्य करें, अर्थात उसको कार्य विशेषीकरण का अधिकार देते हुए उसको क्या करता है कि अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए क्या करें, कार्य करें तथा दूसरे के कार्य में क्या न करें, हस्तक्षेप न करें। इसी आधार पर हम प्लेटो के अगली 2 विशेषताओं को भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए सबसे पहला है कार्य विशेषीकरण या कार्य विशेषता, कार्य विशेषीकरण या कार्य विशेषता। और उसके बाद में हम जो मैंने बताया कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो अहस्तक्षेपादि धारणा, अहस्तक्षेपादि धारणा। तो दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तीनों वर्गों के द्वारा अपने अपने कार्य कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्य करें तथा किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, तभी राज्य में क्या हो सकता है, न्याय की स्थापना हो सकती है। तो दोस्तों इसकी अगली विशेषता है कार्य विशेषीकरण की अवधारणा, कार्य विशेषीकरण की अवधारणा, कार्य विशेषीकरण की अवधारणा। और इसकी जो नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको समझाया कि कार्य विशेषीकरण क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया और अभी भी बता दिया है। अब इसकी जो बात है, अगली जो विशेषता है वह है हस्तक्षेप का सिद्धांत, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का सिद्धांत।
हस्तक्षेप का सिद्धांत। ये दोनों विशेषताएं इसकी जो मैंने अभी इसमें बताया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो सामाजिक न्याय सिद्धांत हैं। सामाजिक न्याय सिद्धांत हैं। इस सामाजिक न्याय सिद्धांत में कहा है कि तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए क्या करें, कार्य करें। अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्य करें तथा समन्वय और संतुलन की भावना को ध्यान में रखते हुए किसी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तो ऐसे में इस आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये प्लेटो क्या करता है, सामाजिक एकता की भावना को विद्यमान करता है। तो इसकी अगली विशेषता हो गई सामाजिक एकता का सिद्धांत। इसकी अगली विशेषता क्या हो गई, सामाजिक एकता का सिद्धांत। अर्थात इसकी जो अगली प्रमुख विशेषता है वो है सामाजिक एकता का सिद्धांत। सामाजिक एकता का सिद्धांत। तो दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि आपको इसके प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो मैंने 5 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी जो अगली प्रमुख विशेषता है। अगली प्रमुख विशेषता है, इसका मूल उद्देश्य क्या था। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का विवेचन करने के लिए जो ये प्रस्तुत किया है, अवधारणा प्रस्तुत की है, इसका मूल उद्देश्य क्या था। इसका मूल उद्देश्य था आदर्श राज्य की अवसंभावना व्यक्त करना, अर्थात आदर्श शासक का निर्माण करना था। आदर्श शासक का निर्माण करना था जो इस शासक वर्ग के आधार में क्या करता है, दार्शनिक शासन की उत्पत्ति की बात कहता है। तो इसकी अगली विशेषता होगी दार्शनिक शासक। अगली विशेषता है इसकी दार्शनिक शासक। दार्शनिक शासक जो इस न्याय सिद्धांत का क्या रहा है, मुख्य उद्देश्य भी रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि प्लेटो के ये जो न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता मैंने जो बताई है, सबसे पहले विशेषता है नैतिकता की अवधारणा। अर्थात ये जो न्याय की जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है ये सारे किस पर आधारित हैं, नैतिकता की अवधारणा पर आधारित हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है। न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है और ये भी इसी में से आप देख सकते हैं, क्योंकि मानवीय आत्मा के गुणों को आधार मानते हुए क्या करता है, ये अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं समन्वय व संतुलनकारी धारणा। जो मैंने अभी आपको बताया कि न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है, समन्वय और संतुलनकारी धारणा पर आधारित है। और ये सामाजिक न्याय में भी ये बात स्पष्ट करता है। बोले तीनों वर्ग क्या करें, समन्वय और संतुलनकारी धारणा को आधार मानते हुए क्या करें, अपने अपने कर्तव्यों की पालना करें तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तभी राज्य में क्या हो सकता है, न्याय स्थापित हो सकता है, जो किसका आधार बनता है, सामाजिक एकता का आधार भी बनता है। इसी के बाद में हमने कार्य विशेषीकरण की अवधारणा का स्पष्ट कर दिया है। हस्तक्षेप का सिद्धांत भी अर्थात प्रत्येक वर्ग के द्वारा कार्य करना और किसी दूसरे वर्ग में क्या नहीं करना, बाधा उत्पन्न नहीं करना। इसके बाद में सामाजिक एकता का सिद्धांत जो सभी समन्वयकारी और संतुलनकारी धारणा के आधार पर क्या करना चाहता है, समाज में एकता स्थापित करना चाहता है। और इसके बाद में इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, दार्शनिक शासक का था। तो मेरा मानना है कि दोस्तों ये प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे, इसकी जो कमियां क्या रही हैं, इसकी जो आलोचनाएं क्या हैं, उस आलोचनाओं का विवेचन भी करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे इसके जो प्रमुख जो कमियां रही हैं उसकी जो आलोचना है, कमियां रही हैं जो इसकी आलोचना है, इस आलोचनाओं का क्या करते हैं अपन विस्तार से विवेचन करते हैं। आलोचना, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचनाएं जो प्रस्तुत की, यथार्थ जो कमियां गिनाई हैं, उन कमियां गिनाने वाले प्रमुख विद्वानों में दो प्रमुख विद्वान हैं, इसमें एक तो है बारकर और दूसरा है सेबाइन। बारकर व सेबाइन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना अर्थात उसकी कमियां निकालने वाले कौन से दो विद्वान थे, उनके नाम बताइए। तो ये हैं बारकर और सेबाइन हैं। तो इसी न्याय सिद्धांत में जो कमियां थी, जो आलोचनाएं थी, त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखो, आलोचकों का मानना है, आलोचकों का मानना है जो इनकी विशेषताएं, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसकी क्या करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। आलोचकों का मानना है कि प्लेटो द्वारा प्रस्तुत ये न्याय की अवधारणा है, इस न्याय की अवधारणा की सबसे पहली प्रमुख कमी यह है कि ये न्याय जो सिद्धांत है वो एक कानूनी धारणा नहीं है। न्याय के जो सिद्धांत है वो कानूनी धारणा नहीं है, वो तो एक नैतिक अवधारणा है, नैतिक अवधारणा है। तो इसी आधार पर इसकी जो पहली प्रमुख आलोचना जो है वो है कि न्याय नैतिक धारणा है, कानूनी नहीं। पहली प्रमुख आलोचना है न्याय नैतिक धारणा है, नैतिक धारणा है, कानूनी नहीं, कानूनी नहीं। क्योंकि आलोचकों का कहना है कि प्लेटो ने जिस नैतिकता के आधार पे न्याय की बात कही है वो कोई ठोस आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि कानूनों के बिना हम क्या नहीं कर सकते, न्याय की पालना नहीं करवा सकते। क्योंकि कानूनों का निर्माण एक विधि सम्मत संस्था के द्वारा किया जाता है, उसकी उल्लंघन नहीं की जा सकती, उसका कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्योंकि कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है, जबकि नैतिकता के आधार पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। तो इसी आधार पे आलोचकों ने क्या की है, पहली आलोचना की है कि प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत न्याय की अवधारणा की सबसे पहली प्रमुख कमी यह है कि नैतिक धारणा है, कोई कानूनी धारणा नहीं है। ये एक कैसी धारणा है, नैतिक धारणा है, कोई कानूनी धारणा नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी अगली जो आलोचना है, उस आलोचना के बारे में साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, साफ रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्लेटो ने सबसे ज़्यादा बल दिया है कर्तव्यों पर। प्लेटो ने सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया है, कर्तव्यों पर बल दिया है। और अधिकारों, व्यक्ति के अधिकारों की क्या की, उसने उपेक्षा की है। तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में क्या दिया है, कर्तव्यों पर बल दिया है। राज्य में न्याय स्थापित करने के लिए प्लेटो ने कहा है कि तीनों वर्ग क्या करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों की पालना करेंगे। अर्थात व्यक्ति के अधिकारों की उन्होंने क्या कर दी, उपेक्षा कर दी, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत की है उसकी अगली प्रमुख आलोचना जो है वो यह है कि कर्तव्यों पर अधिक बल दिया गया तथा अधिकारों की उपेक्षा की गई है। तो दूसरी इसकी आलोचना है कर्तव्यों पर बल व अधिकारों की उपेक्षा, कर्तव्यों पर बल व अधिकारों की उपेक्षा। मेरा मानना है कि दोस्तों ये जो प्लेटो की जो दूसरी आलोचना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये अधिकारों की क्या करता है, उपेक्षा करता है, और कर्तव्यों की क्या करता है, बल देता है। जबकि आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति के विकास के लिए
व्यक्ति के विकास के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है, जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में केवल कर्तव्यों पर ही ज़्यादा बल दिया गया है और अधिकारों की उपेक्षा की गई है। इसलिए इस सिद्धांत की क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले इसकी जो आलोचना है उसकी बात करते हैं। आगे वाले जो आलोचना है उसमें व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और जैसे उन्होंने कहा है कि सामाजिक एकता की बातें कही गई है। तो इसमें आलोचकों का मानना है कि इस न्याय सिद्धांत में व्यक्ति और समाज का विकास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और समाज के विकास के संभव उसमें केवल कर्तव्यों की पालना पर बल दिया है, अधिकारों की उपेक्षा की गई है। क्योंकि अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने क्या नहीं कर सकता? विकास नहीं कर सकता, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो अगली इसकी जो आलोचना होगी वह है व्यक्ति व समाज का विकास संभव नहीं। व्यक्ति एवं समाज का विकास संभव नहीं है, तो इसी आधार पे दोस्तों ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उस सिद्धांत की अगली कमी आलोचकों ने निकाली है। बोले व्यक्ति और समाज का विकास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कर्तव्यों की प्रधानता रही है, अधिकारों की उपेक्षा की गई है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी जो अगली जो आलोचना है उसके लिए। अगली आलोचना के लिए आलोचकों का कहना है कि जो प्लेटो ने ये जो वर्ग विभाजित किए गए हैं, इन वर्ग विभाजित में मानवीय आत्मा के गुणों पर प्रकाश डाला गया है और इसी आत्मा के गुणों को प्रधानता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है? वर्ग विभाजन किया है। अब ये वर्ग विभाजन जो किया गया था उसका कोई ठोस आधार नहीं प्रस्तुत नहीं किया है, अर्थात उसके पास में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है कि इसका विभाजन कौन से गुण की प्रधानता किस में ज़्यादा है, कौन से गुण की प्रधानता किस में कम है। तो इसी आधार पे इसकी जो कमी है कि गुणों का कोई ठोस आधार नहीं है, इस आलोचना की जो कमी है कि गुणों का कोई ठोस आधार नहीं है। तो इसकी अगली जो आलोचना है वो क्या रही दोस्तों? कि गुणों का निर्धारण में कोई आधार नहीं, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं, प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया और न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए जो मानवीय आत्मा के गुणों को आधार मानते हुए राज्य में 3 वर्गों की बात कही है और इन 3 वर्गों की बात के साथ साथ शासक को विवेक की प्रधानता बताता है, सैनिक में साहस की प्रधानता बताता है और उत्पादक वर्ग में संयम की प्रधानता बताता है। और ये नहीं कह पाता है कि ये स्पष्ट नहीं कर पाता कि कौन से व्यक्ति में कौन से गुण की प्रधानता है। तो इसी कारण से इसकी अगली जो कमी है वो है गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। तो इसी आधार पे आलोचकों ने क्या की है? इसकी आलोचना की है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो द्वारा प्रस्तुत न्याय की जो अवधारणा है, इस अवधारणा जब ये प्रस्तुत की गई थी तो उस समय में नगर राज्य की जो जनसंख्या थी वो कम हुआ करती थी, तो उस समय में ये तो ठीक थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अधिक या विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में इसको क्या नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्याओं का वर्ग विभाजन किस आधार पे किया जाएगा? इतनी बड़ी विशाल जनसंख्याओं वाले राज्य का वर्ग विभाजन जैसे कि प्लेटो ने किया है उसको हम किस आधार पे करेंगे? तो इसी प्रकार से कि विशाल जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता, ये इसकी अगली आलोचना है। विशाल जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता।
विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में, विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आलोचकों के द्वारा जो ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो ये आलोचना की गई है वो किस प्रकार से की गई है। क्योंकि जब प्लेटो ने अपना ये न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्लेटो ने ये जो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, उस समय के नगर राज्यों की जनसंख्या कम हुआ करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे इसका विकास होता गया और इसके विकास होने के साथ साथ इसकी जनसंख्या में भी क्या होती गई, वृद्धि होती गई, तो इन विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में इसको क्या नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। तो अब हम बात करते हैं इसकी अगली आलोचना के बारे में। अब इसकी जो अगली आलोचना है वो ये है कि आलोचकों के द्वारा कहा गया है कि प्लेटो के द्वारा जो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत की गई है, इसमें जो समस्त शासन की शक्ति है वो दार्शनिक राजा में सौंपी गई है। अर्थात दार्शनिक शासक के हाथ में शक्ति सौंपी गई है। और ये जब समस्त शक्तियाँ दार्शनिक शासक के हाथ में सौंप दी जाती है तो ऐसा आलोचकों का मानना है कि एक व्यक्ति में इतनी असीमित शक्तियाँ प्राप्त करता है तो वह व्यक्ति तानाशाही बन जाता है, अर्थात अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक और तो बात कहता है, बोले न्याय की स्थापना की जाएगी, और जबकि आलोचकों का कहना है कि वो न्याय कहाँ रहा, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का क्या करना प्रारंभ कर देगा, दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देगा। तो ऐसी स्थिति में वो शासक क्या बन जाता है, सर्वाधिकारवादी शासक बन जाता है। तो इसकी अगली जो आलोचना है वो है सर्वाधिकारवादी अवधारणा। सर्वाधिकारवादी अवधारणा। सर्वाधिकारवादी अवधारणा। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत न्याय की अवधारणा की प्रमुख विशेषताओं को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में जो इसमें जो कमियां रही थी, आलोचकों के द्वारा जो कमियां अवगत करवाई गई थी, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर्वाधिकारवादी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति में समस्त शक्तियां सौंपना, जो वो क्या करता है, अन्य वर्ग जो हैं, जैसे प्लेटो का मानना है कि शासक वर्ग में वो असीमित शक्तियाँ होंगी, उन असीमित शक्तियों के कारण ही वो क्या कर सकता है, अन्य लोगों के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। जबकि आलोचकों का कहना है कि ये सर्वाधिकारवादी अवधारणा भी क्या नहीं कर सकती, न्याय स्थापित नहीं कर सकती। तो इसी के साथ इसकी विशेषताएं और आलोचनाएं क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व क्या है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व क्या है, इसको स्पष्ट करने से पहले आप इसका क्या कर सकते हैं प्यारे मित्रों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्व है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व है। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व इस आधार पे है कि उस समय में समाज में एकता स्थापित नहीं थी। उस समय के एथेंस के नगर राज्यों में सामाजिक एकता का अभाव था। तो ये सामाजिक एकता की जो शुरुआत हुई,
सामाजिक एकता की भावना की जो शुरुआत हुई वो प्लेटो ने ही की थी। जैसा कि हम इसमें समझ सकते हैं कि सामाजिक न्याय के आधार पर प्लेटो क्या कहना चाहता है, बोले सामाजिक एकता की भावना विद्यमान हो जाएगी। तो ऐसी बात किसने कही है, प्लेटो ने ही कही है। तो इसी आधार पर इसका जो पहला प्रमुख महत्व क्या बन गया, सामाजिक एकता की भावना का अभ्युदय। पहला है सामाजिक एकता की भावना का उदय, सामाजिक एकता की भावना का उदय, ये सबसे प्रमुख इसका महत्व है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा और इसका क्या महत्व है जिसकी वजह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत की भूमिका रही है। तो ऐसा ये इसलिए है कि एथेंस के तत्कालीन समय में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगले प्रमुख जो महत्व रही है वो ये रही है कि एथेंस के तत्कालीन समय में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अगला इसका जो महत्व है कि तत्कालीन एथेंस की समस्याओं, तत्कालीन एथेंस की समस्याओं के समाधान में सहायक। तो प्यारे मित्रों, प्लेटो के जो प्रमुख न्याय सिद्धांत थे उस न्याय सिद्धांत का महत्व भी दो मुख्य बिंदु हैं कि सामाजिक एकता की भावना का उदय तथा तत्कालीन एथेंस की जो समस्याएं थी उनके समाधान खोजने में भी इसकी क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो प्यारे मित्रों, आपको ये जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी, ऐसा मेरा मानना है कि, या मैं आशा करता हूँ कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है और मैं समझ सकता हूँ कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे प्लेटो के जो अगले प्रमुख सिद्धांत हैं। जो न्याय सिद्धांत एक साध्य था, मैंने पहले आपको बताया था, और इसके जो दो साधन थे, शिक्षा और साम्यवाद का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत की विवेचना विस्तार से करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तथा यूट्यूब जो चैनल है, गुरु कृपा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।